हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेज। मैं आज पॉलिटिकल क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का लेसन 1 यानी शीत युद्ध का दौर का अगला पार्ट जो है कंटिन्यू कर रहा हूं। इसके पहले के पार्ट में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा सब। आज इसको कंप्लीट करना है हम लोग को है लेसन 1। ये लेसन 1 जो 2 पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2, चूँकि थोड़ा सा बड़ा हुआ है लेसन इसीलिए। तो अभी आज पढ़ना है शीत युद्ध और शांति। मैंने इसके पहले बताया आप लोग को कि किस तरह अमेरिका ने अपना गुट बनाया, किस तरह यूएसएसआर ने अपना गुट बनाया, अमेरिका ने नाटो बनाया, सीटो बनाया, सेंटो बनाया, और उसके एवज में वार्सा संधि जो है यूएसएसआर ने बनाया। फिर महाशक्तियों ने छोटे छोटे देशों को अपने गुट में शामिल किया, या फिर छोटे छोटे देश महाशक्तियों में क्यों शामिल हुए, हर एक चीज़ मैंने आपको बताया। बर्लिन की युद्ध में बताया, फिर नाके द्वार बताया। तो ये सारा चीज़ जो है कुल मिला के देखा जाए तो एक इसके बाद जो स्टडी आता है वो आता है शीत युद्ध और शांति। देखिए शीत युद्ध और शांति, शीत युद्ध का था मैंने बता दिया। अब इसके देखिए शांति, इसको शांति चाहता है कि अब शीत युद्ध बहुत हो गया, अब थोड़ा शांति हम लोग को चाहिए। तो इनकी वजह से परमाणु संधियाँ होती है। तो शीत युद्ध की वजह से दोनों ही महाशक्तियाँ यूएसएसआर और यूएसए का सैन्य खर्चा बढ़ने लगा, क्योंकि वह एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाए जा रहे थे। इसी वजह से दोनों महाशक्तियों ने तय किया कि वह आपस में यानी यूएसए और यूएसएसआर आपस में समझौता करेंगे और इन हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाएंगे। तो इस दौरान महाशक्तियों ने 3 मुख्य संधियां की। ये दोनों के संधियां हैं। एक है सॉल्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सॉल्ट, SALT, यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक। ये दोनों महाशक्तियों ने मिलकर किया था। दूसरा है उसी का देखिए बताया कि परमाणु अस्त्र परिसीमन वार्ताएं, कि इन वार्ताओं के द्वारा यानी जब दोनों देश आपस में मिले तो कुछ वार्ताएं की, आपस में बातचीत की। तो इन वार्ताओं का द्वारा अमेरिका और यूएसएसआर ने हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाने का प्रयास किए। दोनों ने आपस में कुछ विशेष हथियारों को लेकर समझौता किया और यह फैसला किया कि इनके उत्पादन को या तो रोका जाएगा या सीमित किया जाएगा। दोनों ही महाशक्तियों ने आपस में बैठ के बातचीत किए। उसके बाद आता है LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी सीमित परमाणु परीक्षण संधि। यह संधि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। और इस पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने 5 अगस्त 1963 को मॉस्को चूँकि वर्तमान में रूस की राजधानी है मॉस्को, उस समय यूएसएसआर की भी राजधानी मॉस्को ही हुआ करती थी। और यूएसएसआर में कुल मिला के 15 देश थे, इंक्लूडिंग रशिया को लेकर ही। तो उस समय जो है 5 अगस्त 1963 को अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मॉस्को में हस्ताक्षर किए थे और यह 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हुआ लग गया LTBT। उसके बाद आता है NPT, यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी परमाणु अप्रसार संधि। ये 3 संधियाँ हुई थी। तो ये अंतिम संधि है। इसमें कहा गया कि इस संधि के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी उन देशों को परमाणु संपन्न देश माना गया है जो 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार का विस्फोट कर चुके हैं। और इस संधि के अनुसार इन देशों के अलावा कोई भी अन्य देश परमाणु हथियार का परीक्षण नहीं कर सकता। इस संधि पर 1968 में वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को, वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी, लंदन UK, मॉस्को रशिया की राजधानी में हस्ताक्षर हुए। और यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुआ, संधि NPT का। उसके बाद जो आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य, वो है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता क्या है कि गुट निरपेक्षता से अभिप्राय गुटों से दूर रहना। गुट मतलब उस समय 2 ही गुट चल रहे थे, या तो आप नाटो में आ जाओ यानी अमेरिका के दल पर, USA के दल पर, या फिर आप WTO में चल जाओ मतलब USSR के गुट पर। तो होता क्या है कि इसमें एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आप लोग को कि भारत, इंडिया, उस समय हम लोग देश के इंडिया के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उनके सामने USA और USSR ने अपना गुट खोल कर रखें कि किस गुट में आपको आना है। तो जवाहरलाल नेहरू बोले कि हमको ना तो आपके गुट में आना है ना आपके गुट में आना है, हमको आपका साथ भी, हम आपके साथ भी हैं आपके, और हम आपके साथ भी हैं। मतलब ये अपना एक अलग गुट बनाए, ये किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए जवाहरलाल नेहरू,
और उन्होंने जो गुट बनाए उनको कहा गया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उस समय हुआ था। और चूँकि आपको पता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन मतलब भारत जो है यूएसए में भी शामिल नहीं हुआ और आपका जाके यूएसएसआर के गुट में भी शामिल नहीं हुए थे। तो बात होता है कि शीत युद्ध के समय दो महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन का उदय हुआ, जो दो गुटों में बंट रहे देशों से अपने को अलग रखने के लिए था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था। इसे ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था कि वो दोनों महाशक्ति में किसी भी महाशक्ति में शामिल नहीं होगा, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग भी नहीं था। देखिए, स्थापना इसकी अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1955 में होती है। गुटनिरपेक्ष की बात था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया जो थे देश, उनके थे जोसेफ ब्रोंज टिटो, भारत के थे जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। ये तीनों में बहुत दोस्ती थी। फिर से सुनिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोंज टिटो, ये सब बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं। जोसेफ ब्रोंज टिटो यूगोस्लाविया के थे, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, ये तीनों की तीनों तीनों के बीच में दोस्ती थी। और होता है क्या कि ये तीनों ने 1956 में एक सफल बैठक भी किया। उस समय इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे एनक्रुमा ने इनका जोरदार समर्थन की भी किया। तो ये 5 नेता कौन कौन से था? यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोंज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे एनक्रुमा, ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक। तो ये जो 3 नेता जो मिले थे, ये बांडुंग में एक सफल बैठक की, बांडुंग सम्मेलन जिसको बोलते हैं, जिससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विचारधारा का उदय हुआ। तो पहला सम्मेलन यहाँ देखिए दिया हुआ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। देखिए, 1956 में बैठक होती है और 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन होता है। दोनों अलग अलग डेट है, दोनों अलग अलग बातें हैं, याद रखिएगा। और यह सम्मेलन कहा कि इस सम्मेलन में यानी 1961 के सम्मेलन में जो बेलग्रेड में होता है, बेलग्रेड रूस में है, कम से कम 3 बातों की परिणति इसमें रखा गया था इस सम्मेलन में। तो आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा कि इसके 14वें सम्मेलन में 166 सदस्य देश और 15वां पर्यवेक्षक देश शामिल हुए थे। संस्थापक नेता दिया हुआ जो मैंने आपको बताया, वही संस्थापक नेता 5 का नाम दिया हुआ आपको देख सकते हैं। उनके बाद देखिए 3 जो बातें थी, 3 बातें क्या क्या थी 1961 का? पहला था कि इन 5 देशों के बीच सहयोग होगा। पहला था इन 5 देशों के बीच सहयोग है। कौन कौन सा 5 देश? यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, घाना। दूसरा क्या था? दूसरा परिणति था कि शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरा। तीसरा क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र यानी नया स्वतंत्र देश, अफ्रीकी देश का नाटकीय उदय हुआ। तो 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। तो पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 25 देश शामिल होते। पहला जो 1961 में होता है उसमें 25 देश ही था। तो समय गुजरने के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या भी बढ़ती गई और 2006 में हवाना, चूँकि क्यूबा की राजधानी है हवाना, तो क्यूबा यानी हवाना में हुए 14वां सम्मेलन में 116 सदस्य आया देश और 15वां पर्यवेक्षक देश भी शामिल हुआ, मतलब ऑब्जर्वर कंट्री शामिल हुए थे। इस तरह करके आता है पृथकवाद। तो पृथकतावाद का अर्थ होता है कि अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। पृथकतावाद का यही अर्थ होता है। और गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है कि मतलब उसका कतई मतलब नहीं है कि पृथकतावाद नहीं। पृथकतावाद मतलब होता है कि अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से, इंटरनेशनल मैटर से, मुद्दों से काटकर अलग रखना। तो पृथकवाद से हमारा अभिप्राय ऐसी नीति से है जिसमें एक देश खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह किसी अन्य देश से कोई संबंध नहीं रखता। इसको पृथकतावाद कहते हैं या पृथकवाद कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि क्या गुटनिरपेक्षता पृथकवाद है? तो आंसर आएगा नहीं, गुटनिरपेक्षता पृथकवाद नहीं है, क्योंकि पृथकवाद का अभिप्राय एक ऐसी नीति से है जिसमें एक देश खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में से अलग रखता है, जबकि गुटनिरपेक्ष केवल दोनों महाशक्तियों के गुट से दूर रहने से संबंधित थी। बाकी सभी अन्य देशों से गुटनिरपेक्ष देशों के अच्छे संबंध भी थे। उसके बाद आता है तटस्थता। तटस्थता का मतलब होता है युद्ध से दूर रहना, अर्थात युद्ध में शामिल नहीं होना। तटस्थ देश न तो युद्ध में हिस्सा लेते हैं
न ही उसे समाप्त करवाने के लिए कोई कदम उठाते। मतलब ये बिल्कुल अलग रहते हैं उस युद्ध से, उस देश से भी। क्या गुटनिरपेक्षता तटस्थतावाद है? तो गुटनिरपेक्षता तटस्थतावाद नहीं है, क्योंकि तटस्थ वह देश होता है जिसे युद्ध के होने या न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न तो युद्ध में हिस्सा लेता और न ही समाप्त करवाने के लिए कदम उठाता है। तो अगर गुटनिरपेक्षता की बात करें तो इसमें शामिल सभी देशों ने युद्ध में हिस्सा तो नहीं लिया, पर उसे शांत करवाने के लिए निरंतर कदम उठाए। गुटनिरपेक्ष देशों ने महाशक्तियों के हर सही कदम का समर्थन किया तथा हर गलत कदम का विरोध भी किया जो युद्ध शांत करवाने में उनकी भूमिका को दर्शाते हैं। ये है गुटनिरपेक्षता, शांति मतलब शांति कायम करवाना और युद्ध को कम से कम होने देना, ये इनका मोटो था। तो गुटनिरपेक्षता और भारत का क्या नीति है देखते हैं। फ़ायदे क्या है? सबसे पहला फ़ायदा है कि स्वतंत्र विदेश नीति, दोनों महाशक्तियों का समर्थन मिलेगा इनको, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, एक महाशक्ति द्वारा विरोध किए जाने पर दूसरी महाशक्ति का समर्थन मिला, अन्य विकास देशों का भी सहयोग मिला। तो ये भारत का सहयोग था। आलोचना देखिए, हर एक में आलोचना भी होता है, कुछ आलोचनाएं भी करते हैं, कुछ उनके अच्छे के लिए भी बोलते हैं। तो देखिए आलोचना क्या था, आलोचक क्या था कि भारत की नीति में स्थिरता नहीं, भारत की नीति सिद्धांत विहीन थी, अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचने की कोशिश, 1971 में सोवियत संघ द्वारा ली गई मदद, गुटनिरपेक्षता का उल्लंघन। मतलब कुछ काम से 1971 में सोवियत संघ से इंडिया मदद लिया था, तो अगर मदद लिया था फिर गुटनिरपेक्ष किस बात का, मतलब गुट में शामिल हुए थे। ये जो इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं वो किसी भी एंगल से लेकर आपको इल्ज़ाम लगाएंगे, तो ये उसी तरह की बात है। दोनों महाशक्तियों से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करना। गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या है? गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता से हमारा अभिप्राय आज समय में गुटनिरपेक्षता की ज़रूरत से है। बहुत से विद्वानों का यह मानना है कि वर्तमान में गुटनिरपेक्षता की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता का जन्म शीत युद्ध के कारण हुआ था और अब शीत युद्ध खत्म हो चुका है। इसलिए अब गुटनिरपेक्षता अप्रासंगिक है, मतलब इसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। भारत को किसी गुट में शामिल होना चाहिए, पर वह देश जो गुटनिरपेक्षता में शामिल है उनके इस बारे में अलग विचार है। गुटनिरपेक्षता की आज समय में उपयोगिता क्या है? आज है शांति को बढ़ावा देना, जैसे पहले भी बता चुके हैं कि युद्ध को कम करवाना, युद्ध को ना होने देना, विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के लिए जागरूकता पैदा करना, छोटे देशों के स्वतंत्र की रक्षा करना, पर्यावरण और आतंकवाद जैसी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए भी गुटनिरपेक्षता का जो है आज ज़रूरत है। नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है? देखिए कि शीत युद्ध के दौरान बनी तीसरी दुनिया यानी गुटनिरपेक्षता में लगभग सभी वह देश थे जो अभी अभी नया आज़ाद हुए थे और गरीब भी थे, अल्प विकसित भी थे। उस समय उनके सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक विकास करना तथा देश को गरीबी के जाल से बाहर निकालना था। इसी कारणवश तीसरी दुनिया के देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाई और मांग की कि उन्हें भी विकास करने के समान अवसर मिलने चाहिए। तो इसी मांग को देखते हुए 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने उनके व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन UNCTAD यानी UNCT स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में टूवर्ड्स ए न्यू ट्रेंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट के नाम से एक रिपोर्ट पेश की। इसमें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मामलों की प्रणाली में सुधार के प्रस्ताव थे। क्या थे प्रस्ताव? कि अल्पविकसित देशों का अपने संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण हो, अल्पविकसित देशों को विकसित देशों के बाजार में व्यापार करने का मौका मिले, विकसित देशों से मंगाई जाने वाली प्रौद्योगिकी की कीमत कम हो और अल्पविकसित देशों को भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में विकसित देशों जितना महत्व प्रदान किया जाए। तो ये उस समय यूएनओ के द्वारा दिया हुआ एक रिपोर्ट था जिसमें सिर्फ अल्पविकसित देशों का जो है ख्याल रखा गया था कि उसे किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये था आज का सेशन का कुछ भाग 2 का, मतलब लेसन 1 का भाग 2 ये है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो कृपया प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ पार्ट 1 को देखिए और फिर इसको भी देखिए। दोनों वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरह से शीत युद्ध का दौर लेसन 1 आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और फिर अगर आप नए हो तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर मन में कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें कमेंट्स में आपका जो भी क्वेश्चन बनता हो उनको लिखिए, या फिर कुछ और डेवलपमेंट चाहते हैं, कुछ और अच्छे नोट्स चाहते हैं, या फिर कुछ रिलेटेड
अलग से और क्लास चाहते हैं एक्स्ट्रा बोल के, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको हर तरह से प्रोवाइड कराऊँगा। हैव ए नाइस डे।